है मैं जा रहा हूं एफसीआरए के ऊपर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के ऊपर। पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर चाहिए। एफसीआरए हमको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। एफसीआरए और पीएमएलए दो टॉपिक हमको जबरदस्त तरीके से पढ़ने हैं। इसके मार्क्स तो भाई साहब एफसीआरए के पूरे कैश मार्क्स है। मैं इसके अंदर कुछ बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर। एफसीआरए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है जीवन के अंदर। तो आ जाइए, हल्का फुल्का हल्के फुल्के पल के लिए। वही बात हमेशा की तरह कि बच्चे बच्चे तो बच्चे हैं भैया, एफसीआरए पढ़ लेंगे, अथॉरिटी स्ट्रक्चर तो पता ही नहीं होगा। तो आ जाइए पढ़ते हैं। अथॉरिटी स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है मोहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके ऑफिसर्स है। जुडिशियल अथॉरिटी में सेशन जज मतलब सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशंस, उसके नीचे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एफसीआरए और फेमा के अंदर नियरली सेम ही प्रोविजन है। वही सुप्रीम कोर्ट एफसीआरए में भी नहीं दिया है फेमा जैसा, तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा। थोड़ी देर बैठ जाता हूं, मेरे को खुद को मालूम है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं खुद ही उठ जाऊंगा जीवन के अंदर, कोई बात नहीं। पर आ जाइए। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी का मीनिंग है कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एंड इंक्लूड्स कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2 सबसेक्शन 42। जब हम मिसलेनियस कंपनीज एक्ट को रिवाइज करेंगे उसके अंदर फॉरेन कंपनी के अंदर ये डेफिनेशन देखेंगे। उस फॉरेन कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी फॉरेन कंपनी है। अगर उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो दोनों कंपनीज का, तो भी वो फॉरेन कंपनी है। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसको भी फॉरेन कंपनी ही कहा जाता है। फिर उसके अंदर मेंशन किया है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। तो कॉर्पोरेशन, सब्सिडरी, ब्रांच और प्लेस ऑफ बिजनेस है इन मोर देन 2 और मोर कंट्रीज और डज बिजनेस और एक्टिविटी इन 2 और मोर कंट्रीज, तो उसको हम फॉरेन कंपनी नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट कि भैया कंपनी विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर 2 सबसेक्शन नंबर 11 विच इज अ कंपनी एलएलपी कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेशल लॉ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब जो कंपनी बाहर देश में बनी है बट उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। जिसका 50% ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल अगर वो इंडियंस ने होल्ड किया रहेगा तो वो इंडियन कंपनी हो जाएगी। अगर फॉरेन पर्सन ने होल्ड किया है तो उसको फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा। ये चीज हमने बहुत डिटेल में देखी गई है। यहां आपका फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन के बाद में अगला डेफिनेशन आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। बड़ा काम का डेफिनेशन है, बहुत इसके अंदर अलग अलग चीजें आती है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द गुड्स इंटरचेंजेबल है। एनी सो एनी डोनेशन, डिलीवरी और द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स अगर है या तो फिर करेंसी है या सिक्योरिटी है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। सो एनी डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल्स और द सिक्योरिटी और द करेंसी एक्सेट्रा बाय वे ऑफ गिफ्ट फॉर अ पर्सनल यूज जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख से कम है तो रूल 6A के हिसाब से उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। ठीक है, 1 लाख से नीचे रिलेटिव वगैरह ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई चीज है जो 1 लाख से ऊपर है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है, या रिलेटिव ने नहीं दिया है तो। दूसरा, डोनेशन, डिलीवरी एक्सेट्रा ऑफ अ करेंसी, गुड्स, सिक्योरिटी एक्सेट्रा सभी इंटरचेंजेबल है। आप डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, गुड्स और करेंसी कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन करेंसी है तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रहेगा। फॉरेन करेंसी है तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रहेगा जो 2M ऑफ फेमा में डिफाइंड है। कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड सिक्योरिटी करेंसी है, सिकरा के हिसाब से सिक्योरिटी का अगर ट्रांसफर वगैरह है या फेमा के हिसाब से सिक्योरिटी का ट्रांसफर है तो ऐसे सिचुएशन में उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहले कुछ एक्सप्लेनेशंस के एग्जाम्पशन दिए हैं। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो पहले ये बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप ये एक्सप्लेनेशंस पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन 1 2 3 पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में ही मैं समझा सकता हूं। सो प्लीज गो फॉर इट। और ये बड़े काम के एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है।
चलो डन। राहुल चावला, थैंक यू सो मच बेटा। पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज। पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा। दो सौ से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, नियरली 400 के आसपास लाइक्स आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। सो आई गेस आपका पढ़ना हुआ होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। समझो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड है, क्या उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं? तो बोला गया है कि कोई भी गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड है बाय पेमेंट ऑफ करेंसी एक्सेट्रा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोला जा सकता। ठीक है, जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोला जा सकता, ये चीज यहां पे मेंशन की है। ठीक है, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एग्जम्प्टेड है। फिर उसके बाद में बोला गया है एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट 2 के अंदर कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर फीस ले रहा है बाहर के किसी भी पर्सन से, ठीक है, जो इंडिया में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उस फीस को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका बच्चा वगैरह यहां पढ़ने आ रहा है। फिर बोला है कि फॉरेन सोर्स से अगर किसी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया, फॉरेन सोर्स से कंट्रीब्यूशन आया, उसने अगर उसको एफडी वगैरह में इंटरेस्ट के ऊपर सेव करके रखा, ठीक है, तो बैंक जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। वो इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इंटरेस्ट इनकम भी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा? तो यहां पे आंसर दिया है हां, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर का इनकम, और वो इनकम किसी और को आपने इन्वेस्ट करने के लिए दिया तो उसके ऊपर के इनकम को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। ये चीज को याद रखना। फिर फॉरेन सोर्स से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, वो आपने इन्वेस्ट किया है किसी प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी से मूवेबल हो या इमूवेबल हो, डिविडेंड या रेंटल इनकम आ रहा है, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 1 में बोला है कोई फॉरेन सोर्स है जिससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, वो सुरेश ने, समझो सुरेश को फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, वो सुरेश ने आगे ट्रांसफर किया रमेश को तो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, रमेश ने आगे जिग्नेश को किया तो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जिग्नेश ने महेश को किया तो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन तब तक बनता रहेगा जब तक आप इसको ट्रांसफर करते रहोगे। लेकिन सिर्फ ट्रांसफर, अगर आपने इसको ट्रेड किया, समझो सुरेश ने किसी से गुड्स परचेस किया रमेश से और फिर पैसा दिया, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि दैट इज अ सेल ट्रांजैक्शन। तो ये डेफिनेशन का अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये और डिटेल में समझना है तो कृपया मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, वो आपको इसको समझा सकता है। ये होने के बाद में अगला डेफिनेशन जो आता है वो है फॉरेन सोर्स का। फॉरेन सोर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहला गवर्नमेंट रिलेटेड, दूसरा कंपनी रिलेटेड, तीसरा अदर। गवर्नमेंट रिलेटेड सोर्स में आता है गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री एंड इट्स एजेंसी, जैसे केजीबी, सीआईए, साथ में इंटरनेशनल एजेंसीज नोटिफाइड बाय सीजी, जैसे आईसिस, इंडियन मुजाहिदीन एक्सेट्रा, इनको हम कहेंगे फॉरेन सोर्स। कंपनी रिलेटेड में कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन दे रही है, कोई कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिसका 1/2 ऑफ द शेयर कैपिटल ये होल्ड किया है किसी फॉरेन पर्सन ने, तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन सोर्स माना जाएगा। अदर पर्सन है जैसे ट्रेड यूनियन, फार्मास्यूटिकल ट्रेड यूनियन, फॉरेन ट्रस्ट या फाउंडेशन है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, सोसाइटी क्लब है, या आईसी इंडियन चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, या सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है, तो इनको भी फॉरेन सोर्स में गिना जाता है। अगला डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको आप एक बार रीड कर सकते हो, फिर हम जाएंगे सेक्शन नंबर 3 और 4 पे। गो फॉर इट फास्ट। श्योर, डन। ये चीज होने के बाद में अगला है रेगुलेशन नंबर 3 एंड 4, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटलिटी। ये हम यहां पे देख रहे हैं, तो पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा। ठीक है, किस किस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन देना अलाउड नहीं है।
ठीक है, उसकी हम लिस्ट देख रहे हैं। सबसे पहले इलेक्शन कैंडिडेट, न्यूज़पेपर राइटर एडिटर, जज या गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस बेयरर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, association of company, association or company in audio visual news through electronic mode, और राइटर और देयर एडिटर्स। सो इतने लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड नहीं है। इनके आप ग्रुप भी बना सकते हो, जैसे इलेक्शन कैंडिडेट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का एक ग्रुप बन सकता है, न्यूज़पेपर राइटर एडिटर और न्यूज़ चैनल के राइटर एडिटर और न्यूज़ चैनल्स उसका एक ग्रुप बन सकता है, जज गवर्नमेंट सर्वेंट्स सेपरेटली याद रखो, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर इनका एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुछ केसेस में लेना अलाउड है, कुछ ही केसेस में। वो केसेस है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस, अदर रेम्यूनरेशन टू हिम फॉर अ पर्सन बिलो हिज स्टेचर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ पेमेंट फॉर द इंटीमेशन इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स, तो अलाउड है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अलाउड है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्नड एज एन एजेंट ऑफ द फॉरेन सोर्स मेकिंग ट्रांजैक्शन विद सीजी और एसजी, तो अलाउड है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ गिफ्ट प्रेजेंटेशन टू अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, तो अलाउड है। अर्न बाय हिज रिलेटिव, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय रिलेटिव 1 लाख तक के अलाउड है, हमने ऑलरेडी देखा। एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, पेमेंट एक्सेट्रा, इसमें भी ग्रुप कर सकते हो। जैसे पहला वाला सैलरी वेजेस है और इधर स्टाइपेंड पेमेंट है, तो एक ग्रुप हो गया। दूसरा पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स है और यहां ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक ग्रुप हो गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अर्न सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन के लिए और डेलीगेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक ग्रुप हो गया। रिलेटिव से आने वाला सेपरेटली याद रखना। तो ये प्रोविजन है जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड है इन 8 लोगों को नीचे दिए केसेस में। अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पीआरओआई इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है और पॉलिटिकल पार्टी या उसके ऑफिस बेरर को ट्रांसफर करता है, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानते हुए कॉन्ट्रावेंशन डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना। आप चाहो तो सेक्शन नंबर 3 और 4 एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन हॉस्पिटलिटी के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 6 के ऊपर। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है क्या? कृपया कमेंट कीजिए बच्चों, प्लीज कमेंट कीजिए। और लेक्चर पसंद आ रहा है तो कृपया उसको लाइक भी ठोकिए। मेरे को लग रहा है सबका डाटा पैक खत्म होते जा रहा है जीवन में, है? समझ में आ रहा है कि कृपया बोलिए। प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 10 मिनट का ब्रेक चाहिए? बच्चे बोल रहे हैं सर 10 मिनट का ब्रेक दे दो। सच्ची चाहिए 10 मिनट का ब्रेक? चाहिए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। सच में चाहिए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा एनर्जी आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि मोनोटोनस सा हो गया है। ठीक है, मोनोटोनस सा हो गया है, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। गो फॉर इट फास्ट। हैव 10 मिनट्स ब्रेक। लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा, 10 मिनट के अंदर वापस आ जाइए प्लीज।
चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। आ जाओ सब जने वापस, एवरीबॉडी प्लीज बी बैक। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। नाउ ये होने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। हम हैं एफसीआरए के रिवीजन के अंदर और हम बढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर, जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटलिटी। 4 लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है, जिसके अंदर है सबसे पहला है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्स वगैरह, तीसरे जज वगैरह, और चौथे गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह। ये अप्लाई कर सकते, इनको कोई भी फॉरेन हॉस्पिटलिटी अलाउड नहीं है, जैसे प्लेन वगैरह, बस वगैरह, या तो फिर कौन कौन से हॉस्पिटलिटी है वो मैं यहां बताना चाहूंगा। सबसे पहले इनको बोर्डिंग और लॉजिंग हॉस्पिटलिटी देना अलाउड नहीं है, या मेडिकल केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट देना अलाउड नहीं है, जिसके लिए मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, उससे समझाना चाहूंगा। फॉरेन हॉस्पिटलिटी देना है सेक्शन नंबर 6 के अंदर, बोर्डिंग, लॉजिंग या ट्रैवल फैसिलिटी देना है, या मेडिकल एड देना है। बोर्डिंग, लॉजिंग या ट्रैवल फैसिलिटी है, शुड बी प्लान्ड 2 वीक्स प्रायर। आपको मोहा को एफसी फॉर्म नंबर 2 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रैवल ये प्लान करना पड़ता है 2 वीक पहले, मोहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपने इसका अप्रूवल लेना चाहिए। अगर मेडिकल फैसिलिटी है और प्लान्ड है तो 2 वीक्स पहले FC2 में आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूवल ले लो। लेकिन अगर इमरजेंसी मेडिकल एड है तो 1 मंथ के बाद तक, आफ्टर मेडिकल एड 1 मंथ के बाद तक आप FC2 के अंदर अप्रूवल ले सकते हो। एग्जाम्शन दिया गया है, अगर मेडिकल एड ₹1 लाख के नीचे है तो आपको कोई भी इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। यह है फॉरेन हॉस्पिटलिटी के बारे में। फॉरेन हॉस्पिटलिटी के लिए और भी कुछ रूल्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। लेट मी सी, नहीं ठीक है, फॉरेन हॉस्पिटल में इतना ही है। फिर उसके बारे में अगली चीज के ऊपर आते हैं कि भाई साहब, गाइडलाइंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या क्या गाइडलाइंस है फॉरेन हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी गाइडलाइंस यहां पे बेसिकली देके रखे हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा नया रेगुलेशन के अंदर ऐड हुआ है, मैं चाहूंगा इसको एक बार आप रीड कीजिए मन के मन में, फिर हम बढ़ेंगे आगे। गो फॉर इट फास्ट। एक बार रीड करना इनको। रीडिंग हो जाए, डन बोल दीजिएगा। रीड कर लिया फॉरेन हॉस्पिटलिटी। अब बढ़ते हैं आगे। ये चीज होने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं आगे, अगले कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। रेडी, लेट्स गो। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज कर सकते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, यह आदमी ने, डोनाल्ड भैया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया 10 मिलियन का इन ईयर टू अ पर्सन। अब इसमें से 80% कंट्रीब्यूशन ये खुद के उस ऑर्गेनाइजेशन के एम और ऑब्जेक्टिव्स के लिए खर्च होने चाहिए। जैसे एम है सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ओल्ड एज होम तो ओल्ड एज होम। तो मेन जो पर्पस है उसके लिए 80% कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए। मतलब 10 लाख में से $8 लाख शुड गो फॉर द मेन पर्पस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट। बचा हुआ 20% यू कैन यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पर उन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर स्पेक्युलेटिव पर्पसेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे।
ये रूल 5 और रूल 4 में बोला है, मतलब दो एग्जांपल के तौर पे डॉलर 2 लाख का आप अमाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, व्हाट इज एडमिन, कि भैया सैलरी वैलरीज, लोगों का खाने पीने का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा, रेंटल, इसके लिए आप उसको दे सकते हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या है, ये भी ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगी। देखो, सैलरी, वेजेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन एग्जीक्यूटिव कमिटी गवर्निंग काउंसिल का, हायरिंग ऑफ पर्सनल, मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, कंज्यूमेबल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टल चार्जेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एग्जीक्यूटिव कमिटी के, cost of accounting, administration of the funds, running and maintenance of the vehicles, writing of the filing of the report, legal professional charges, ये सभी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर लिए जाते हैं। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के अंदर शेयर ट्रेडिंग वगैरह भी इंक्लूड होता है, तो आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह के लिए इन चीजों को नहीं लगा सकते। फिर अगला आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप सेक्शन 3 के प्रोहिबिशन में फॉरेन एक्सचेंज नहीं ले सकते, जो 8 लोगों को मना किया है। सेक्शन 6 के प्रोहिबिशन में आप हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, जो 4 लोगों को हॉस्पिटलिटी मना किया है। एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन आपने फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करना चाहिए, यह मेंशन किया है सेक्शन नंबर 9 में। यह चीज होने के बाद में मैं बढ़ रहा हूं आगे। अगली चीज आती है रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन। अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ही सेटअप किया है सोशल पर्पज वाला और उसको परमानेंट लाइसेंस चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और कोई एक ही बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, बाद में वापस रिसीव नहीं करेगा, या टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड लोगों को कि वो कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको सर्टिफिकेट और प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो आप इनमें से बिलोंग नहीं होने चाहिए। दिस इज अ प्रोहिबिटेड लिस्ट। इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ना ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही प्रायर परमिशन। कौन कौन? तो फिक्टिशियस पर्सन, बेनामी पर्सन, कॉन्विक्टेड है रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए, रिलीजियस कन्वर्जन करवाते हैं ना लोग, नॉट क्रिएटिंग कम्युनल डिसहार्मोनी, जिसने कम्युनल डिसहार्मोनी किया है उसको नहीं मिलेगा, गिल्टी ऑफ डाइवर्जन ऑफ द फंड्स, एंगेज्ड इन वायलेंट मेथड्स, इन लोगों को नहीं मिलेगा जो इन मेथड्स में इन्वॉल्व है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सनल गेन के लिए यूज करने वाला, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन करने वाला, जिसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट ने प्रोहिबिट किया ऐसा पर्सन, या जिसको कॉन्विक्ट किया है किसी भी लॉ ने ऐसा पर्सन, इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड नहीं है। अगर ये नहीं किया है, नॉट इसलिए लिखा है, अगर ये नहीं किया है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन। साथ में जो सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डैमेज करता है, बीच में भारत में नागे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह, उसको उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में वर्क नहीं करता, पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क नहीं करता, फ्रीडम फेयरनेस में वर्क नहीं करता, फ्रेंडली रिलेशन में वर्क नहीं करता, हार्मोनी बिटवीन रिलीजियस, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप, उसको तोड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू किसी ऑफेंस का एक्साइटमेंट करता है या फिजिकली मॉरली किसी को डेंजर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ये लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए ना ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही प्रायर परमिशन, बचे हुए लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट वाले हैं उन्होंने फॉर्म FC 3A में अप्लाई करना है, जो प्रायर परमिशन वाले हैं उन्होंने FC 3B में अप्लाई करना है। ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू FC 3B याद रखना, एग्जाम में FC 4A भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ FC 4A लिखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको FC 4A दिया है, बट एक्चुअली बोलो तो इसमें FC 3B लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन 90 डेज के अंदर एक तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अगर 90 डेज में कुछ नहीं आया तो वो ऑटो रिजेक्शन माना जाएगा। अगर अप्रूव हुआ तो 5 साल के सर्टिफिकेट मिलेगा और परमिशन 1 टाइम के लिए मिलेगा। रिजेक्ट हुआ तो नहीं मिलेगा, बात खत्म। अप्रूवल हुआ तो टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे होगा, 5 साल 1 ईयर। रिजेक्ट हुआ तो रिकॉर्ड किया जाएगा रीजन, जो RTI के थ्रू आप ढूंढ सकते हो कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। सो ICAI ने देखो FC 4A दिया है, बट इज एक्चुअली 3B, तो 4A ही आपने लिखना है। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के प्रायर परमिशन या सर्टिफिकेट के ड्यूरेशन में सेक्शन 12 में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। छोटा सा सेक्शन है, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। फिर आता है सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, इसको मैं पढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, सस्पेंशन मतलब टेम्पररी सस्पेंशन है, जो मैक्सिमम 180 डेज के लिए होता है। अगर रीजनेबल रीजन रहा तो प्लस 180 डेज किया जा सकता है। कैंसलेशन या परमानेंट कैंसलेशन है, 3 इयर्स फिक्स के लिए होगा, ना कम ना ज्यादा। रीजन, सस्पेंशन इज मेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अगर डिपार्टमेंट को लगा कि पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सस्पेंशन किया जाता है। एंड कैंसलेशन, ये अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, कॉन्ट्रावेंशन प्रूव हो चुका है, या तो फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ प्रूव हो चुका है, पब्लिक इंटरेस्ट के डैमेज प्रूव हो चुका है, सोशल बेनिफिट नहीं दिख रहा है,
तो फिर कैंसलेशन होगा। मतलब सस्पेंशन के इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कैंसलेशन होता है बेटा, सस्पेंशन के इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कैंसलेशन है। सस्पेंशन के वक्त कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कैंसलेशन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा क्योंकि ये कोर्सिव है। फॉरेन एक्सचेंज आप रिसीव कर सकते हो सस्पेंशन में, कैंसलेशन में नहीं कर सकते। यूटिलाइजेशन सस्पेंशन में सिर्फ 25% अलाउड है, जितना रिसीव किया उसका सिर्फ 25%। कैंसलेशन में अलाउड ही नहीं है, ना मिलेगा ना बेचोगे। रिमेनिंग 75% सस्पेंशन में आप आफ्टर रिलीज ऑफ सस्पेंशन यूज कर सकते हो। बहुत काम का एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायग्राम चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसको एक बार रीड कर लो। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी। सो सस्पेंशन कैंसलेशन यहां पे खत्म होता है। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। ये चीज होने के बाद में हम जा रहे हैं सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट के ऊपर, जो काफी ट्रिकी है। तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। समझो किसी का सर्टिफिकेट वैलिड है अप टू 30th of November 2020, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, होल्ड एक सेकंड, मेरे को इसको समझाना पड़ेगा। आपका सर्टिफिकेट वैलिड है 1 जून 2025 तक। सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड रहता है, तो एक्सपायर होने वाला है 1 जून 2025 को। तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जून 2025 को एक्सपायर होने वाला है, तो उसके 6 मंथ्स पहले फॉर्म नंबर FC3C में आपने अप्लाई करना चाहिए टिल 30th November 2024 विथ 1500 रुपीज फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब जब एक्सपायर हो रहा है उसके 6 महीने पहले अप्लाई करना है रिन्यूअल के लिए। यह चीज को याद रखना। फिर 90 डेज के अंदर एक तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, रिन्यू हुआ तो 5 इयर्स के लिए रिन्यू हो जाएगा, ठीक है, यह चीज को याद रखना। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि अगर आपने 6 मंथ्स पहले तक अप्लाई नहीं किया, सर्टिफिकेट तो 5 इयर्स के लिए वैलिड है, 6 मंथ्स तक के अप्लाई नहीं किया, तो आप अगले 6 मंथ्स पहले अप्लाई नहीं किया तो सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद 1 ईयर तक के आप अप्लाई कर सकते हो ऑन सफिशिएंट रीजन। पर जब आप डिलेड एप्लीकेशन करते हो आफ्टर एक्सपायरी अप टू 1 ईयर, अप टिल 31 मई 2026, क्योंकि 1 जून को एक्सपायर हुआ 2025 को, तो 31 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। जिस केस में आपको लगेगा 1500 ओरिजिनल फीस प्लस 5000 रुपीज एक्स्ट्रा पेनल्टी फॉर द पर्पज ऑफ डिलेड एप्लीकेशन, ठीक है। और यहां जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 31 मई 2031 तक वैलिड रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना। सो 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना है, 90 डेज में एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। डिलेड एप्लीकेशन 1 ईयर तक किया जा सकता है आफ्टर एक्सपायरी फॉर 1500 प्लस 5000 रुपीज। फॉर्म नंबर है FC3C और वो वैलिड रहेगा जिस दिन से सैंक्शन हुआ वहां से, ठीक है। ये भी बहुत काम की चीज है, इसको भी आपने कृपया एक बार रीड करना। इसके ऊपर भी 1-2 सवाल पूछे गए हैं। अगला मैं जा रहा हूं अकाउंट्स इंटीमेशन ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ असेट्स के ऊपर। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अकाउंट्स मेंटेनेंस की बात की है। हर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो रिसीवर है उसने एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए जिसके थ्रू वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज करेगा। और जैसे ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट में आता है 48 आवर्स के अंदर आपको CG को नोटिफाई करना है। इंटीमेशन, रिसीवर फॉरेन कंट्रीब्यूशन शॉल इंटीमेट CG ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सोर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पर्पस एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आपको CG को नोटिफाई करना है कि कहां से आया, किधर आया, क्या सोर्स है और किस पर्पस के लिए आप उसको यूज करोगे। और सर्टिफिकेट आपने एडजुडी ऑथोराइज पर्सन को सबमिट करना है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा है, ऑथोराइज पर्सन अंडर फेमा। अकाउंट आपने मेंटेन करना है,
जिसके अंदर आप एक अकाउंट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड वगैरह का रिकॉर्ड रखोगे, यूटिलाइजेशन का रिकॉर्ड रखोगे, और वो अकाउंट्स इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होने चाहिए। उन अकाउंट्स का ही ऑडिट किया जाएगा। अगर आपने इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं किया सीजी को तो सीजी ऑडिट करवाएगा, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो भी ऑडिट करवाएगा, या सीजी सुमोटो भी आपका ऑडिट करवा सकता है फ्रॉम ग्रुप ए पोस्ट ऑडिटर, जो सीजी डिसाइड करेगा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेवल के पर्सन से वो करवा सकता है। डिस्पोजल ऑफ असेट, इफ अ पर्सन सीज टू एग्जिस्ट, कोई पर्सन अगर सीज टू एग्जिस्ट हो गया या उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो उसकी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाली असेट्स है वो डिस्पोज करेगा एज पर द मैनर गिवन बाय सीजी, और सीजी इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ असेट। ये है अकाउंट्स, इंटीमेशन, ऑडिट एंड डिस्पोजल। फिर उसके बाद में अगली चीज आती है फिर वही हमारे कॉमन टॉपिक्स, एडजुडिकेशन, जो हमने कॉमन टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है आज ही, एडजुडिकेशन की प्रोसीजर्स। अब ये मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर 10 लाख के ज्यादा का ऑफेंस है तो एडजुडिकेशन स्ट्रेट अवे कोर्ट ऑफ सेशन करेगा और फिर उसके बाद में अपील हाई कोर्ट को जाएगी। पर अगर 10 लाख से छोटा वाला ऑफेंस है तो असिस्टेंट सेशन जज एडजुडिकेशन करेगा, फिर अपील कोर्ट ऑफ सेशन को जा सकती है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो, ये बोला गया है। फिर उसके बाद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की पेनल्टीज आती है। पेनल्टीज का यहां पे मैंने कॉलम मेंशन करके रखा है। सबसे पहले याद रखना रो, टाइप ऑफ ऑफेंस, कितना जेल है, कितना पेनल्टी है, कोई स्पेशल पॉइंट है क्या। अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, फ्रॉड या सर्टिफिकेट और परमिशन लेने के लिए आपने फ्रॉड किया तो जेल है 6 मंथ्स तक, सुमोटो पेनल्टी अथॉरिटी लगाएगा, स्पेशल पॉइंट नहीं है। अगर आप प्रोहिबिट कर रहे हो किसी भी पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिस पर्सन को प्रोहिबिटेड है वो डील करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, तो 3 साल तक की जेल है, पेनल्टी अथॉरिटी सुमोटो लगाएगी। एडिशनल फाइन मार्केट वैल्यू ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जितना लग सकता है एडिशनल, ठीक है। असिस्टेंस फॉर टेकिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स पर्सन टू अ पर्सन पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपने किसी भी पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए फ्रॉम फॉरेन सोर्स छुपा के, तो जेल हो सकती है 5 साल और सुमोटो पेनल्टी लग सकती है, कोई भी दूसरा स्पेशल पॉइंट नहीं है। अगर आपने ओमिशन कर दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए तो आप लायबल हो जाओगे कॉन्फिस्केशन बाय ट्रिब्यूनल या कोर्ट के लिए। कोई भी यहां पे जेल नहीं बोला है, बट यहां पे बोला गया है पेनल्टी 5 टाइम्स, पेनल्टी अप टू 5 टाइम्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और ₹100 पर डे विच एवर इज हायर फॉर द कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट के अंदर कोई दूसरी सेपरेट पेनल्टी नहीं दी है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन क्या है पर इस एक्ट में उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, तो जेल अप टू 1 ईयर एंड सुमोटो फाइन, ये नॉर्मल पेनल्टी हब ऑफ पेनल्टी करके इसको लगा दो कि भैया कॉन्ट्रावेंशन क्या है, कोई दूसरी पेनल्टी नहीं है, ये पेनल्टी बिंदा ठोक दो। एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड इन 35 एंड 37, मतलब पॉलिटिकल पर्पस, ये 35 37 है कि अगर आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन सपोर्ट कर रहे हो तो कोई भी जेल नहीं है, पेनल्टी नहीं है, बट ये कंट्रीब्यूशन आपने फिर उस पर्सन ने अगले 5 साल तक कोई भी कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको कॉन्विक्शन माना जाएगा 5 इयर्स का और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता। ये है पेनल्टीज। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट खींचने हैं तो फटाफट खींच लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है कि मुझे दलूल दलूल बोलना? एक 180 लोगों के आसपास लोग हैं, 180 190, वेरी गुड। समझ में आया? जिंदा हो? अगर जिंदा हो, अबे जिंदा हो, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो कमेंट के अंदर। 180 लोग वहां दिख रहे हैं, कोई किसी ने जिंदा होने का सबूत ही नहीं दिया है मेरे को। ऐसा लग रहा है बाबा जी का प्रवचन चल रहा है, बाबा जी बोल रहे हैं और श्रोतागण सुन रहे हैं, वाह 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 वाह। अर्धे तो सो भी गए होंगे, खाना वाना खाया होगा मस्त अभी और सो गए होंगे, खत्म बात। ये नालायक हो, आ जाओ मेरे प्यारे नालायकों। अब बचे हुए सभी चीजें कॉमन टॉपिक्स में से, जैसे ऑफेंस बाय कंपनी कॉमन टॉपिक्स, बार ऑन प्रोसिक्यूशन, सिविल कोर्ट के कोई पावर्स नहीं रहेंगे, कंपाउंडिंग ऑफेंस, मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर टू मेक अ रूल्स, सब 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 कॉमन टॉपिक्स है बच्चों, ठीक है। सभी कॉमन टॉपिक्स है। इसके बाद में एफसीआरए के अंदर, और यहां आपका एफसीआरए का पूरा रिवीजन होता है भाई साहब खत्म।